हेलो नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। नमस्कार, मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और दो चैप्टर्स आपके बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैप्टर आपका रिलेट करता था प्योर अर्थमेटिक को, दूसरा चैप्टर एलजेब्रा से रिलेटेड था। तीसरा चैप्टर यहाँ से आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को बहुत ही कायदे से समझिएगा और पहले वाले दोनों चैप्टर्स में कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं उनका हम लोग प्रयोग करेंगे इन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो ज्योमेट्री एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार पार्ट है अगर इंटरेस्ट आया तो, वरना ये बहुत ही बोरियत भरा हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप शुरुआती चीज़ों को ध्यान से समझें, सीखें और जानें। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में जो सबसे पहला प्रूफ दिया था उनके बारे में हम लोगों ने नाम सुना हुआ है, थेल नाम है उनका। थेल ने बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह दी हुई हैं, वो भी आगे आपसे इंट्रोड्यूस होंगी जब आप लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। थेल के ही बहुत चहीते चेले थे जिनका नाम था पाइथागोरस, और पाइथागोरस का नाम कौन नहीं जानता, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन थ्योरम का सबसे पहला प्रूफ देने वाले जो बंदे थे उनका नाम था थेल। थेल का ही नाम पर कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम पे जानते हैं, है ना। और थेल्स के ही और पाइथागोरस के ही जो एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स थी, इन सब का कलेक्शन तैयार किया था एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था यूक्लिड। और यूक्लिड ने अपने ही बहुत सारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स तैयार किए। उन सब चीज़ों को भी हम लोगों को डिस्कस करना है। और इस चैप्टर का जैसा कि नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ने सिर्फ ज्योमेट्री के क्षेत्र में नहीं और भी बहुत तमाम क्षेत्रों में काम किया हुआ है। और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, वो भी यही यूक्लिड हैं और ये यूक्लिड हैं। तो ये यूक्लिड के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात आती है, डिफाइन कीजिए क्या है एक पॉइंट। पॉइंट के बारे में आप लोग समझते हैं। पॉइंट अगर किसी बहुत ही नुकीली पेंसिल से, कायदे से शार्पन की हुई पेंसिल से हम एक प्लेन सरफेस पर एक फाइन डॉट लगाते हैं, एक फाइन डॉट लगाते हैं, बस ये पॉइंट है। इसके कोई पार्ट्स नहीं होते, इसका कोई हिस्सा नहीं होता, इसका कोई भाग नहीं होता, ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना होता। हाँ, इससे मिलकर तमाम सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। ये होता है पॉइंट। पॉइंट जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। पहली बात समझ में आ गई होगी कि पॉइंट क्या है। दूसरे नंबर पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं लाइन के बारे में। पॉइंट आप समझे, लाइन क्या है। लाइन आप देख सकते हो, इन्हीं डॉट्स को लगाते लगाते अगर इनफाइनाइट डॉट्स लगा दिए जाएं, बहुत सारे डॉट्स लगा दिए जाएं, तो इस तरह का कुछ एक सेगमेंट हमको दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन। ठीक है, ये लाइन है। और इस लाइन के साथ ही साथ एक और चीज़ जोड़ सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन से पहले इस लाइन को समझिए। लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब है कि लाइन के ब्रेडथलेस एंड है, मतलब जहाँ तक आप इसको बढ़ाना चाहो वहाँ तक हम लोग बातचीत कर सकते हैं एक लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, इसको एक्चुअली हम लोग कैसे देखें? स्ट्रेट लाइन क्या है? अगर आपके कमरे की दो दीवारें कहीं पर टच करती हैं तो जो खींचती है वो लाइन है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड एक सरफेस है। इस वाइट बोर्ड के सरफेस के लास्ट में जो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन जो कि मैं लाइन की बात कर रहा था, लाइन की बात करें भी, लाइन क्या है? ब्रेडथलेस एंड होता है इसका, इधर भी जितना बढ़ा सको उधर भी जितना बढ़ा सको। यहाँ पे तो हमारे पास में एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम वाइट बोर्ड के बाहर नहीं आ सके, है ना। लेकिन अगर प्लेन फिगर की किसी प्लेन सरफेस की बात करें तो आप जहाँ तक इसको खींच सकते हो, जितना लंबा कर सकते हो, दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हो, खूब दूर तक ले जा सकते हो। फिर अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम इनको रोक लेते हैं। कहते हैं ये ए और ये बी दो पॉइंट्स होते हैं जो कि कह सकते हो इस लाइन का एक सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम कैसे शो कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ए बी, बी ए भी कह सकते हो, ए बी भी कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है। स्ट्रेट लाइन जो इन पॉइंट्स को कंटेन करती है, ये जो आप देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन है पूरी, और वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स को लाई करवाती है अपने ऊपर, कि ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो लाई करते हैं किस पर? स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन को समझने के बाद में आप लोगों को समझना होगा कि सरफेस क्या है। सरफेस क्या है? सरफेस वो है जिसके एंड किसी लाइन पर होते हैं।
ये है एक सरफेस, इस सरफेस में पॉइंट हो सकता है, इस सरफेस में बहुत सारी चीज़ें जो आप फिगर बनाना चाहो सब बना सकते हो, लेकिन इसका एंड होता है, एंड पॉइंट जो होता है सरफेस का वो क्या होता है, वो एक लाइन होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो प्लेन सरफेस भी इसी तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि सरफेस के अलावा अगर हम लोग कहें कि साहब प्लेन सरफेस क्या है, तो प्लेन सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस ऐसी ही स्ट्रेट लाइंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रेट लाइंस को मिलाकर बनाया गया सरफेस जो होता है, पृष्ठ जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेट लाइंस के द्वारा बनाया गया जो सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस। ठीक है भाई, तो इतनी बातें देखने के बाद में दो चीज़ें और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी सीधे एक्सरसाइज पे आ जाऊँगा। तो एक्सरसाइजेज में वो सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। दो चीज़ें आपको जो समझनी है वो हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट देखते हैं क्या है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। उन एग्जाम्स में से हमारी ज़रूरत के हिसाब से यूक्लिड के कुछ स्पेशल एग्जाम्स जो आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक में, वो ये हैं। हम इन पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एग्जाम्स हैं क्या? एग्जाम्स ये हैं, मेरा नाम अमित कुमार पाल है। ठीक है, वो होता है, उसके लिए कोई प्रॉपर प्रूविंग नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन उनको हम लोग प्रूव करने में यूज़ करते हैं। पोस्टुलेट्स को अगर प्रूव करना है, एग्जाम्स का यूज़ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनको हम लोग एग्जाम्स बोलते हैं। देखिए ये वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग जानते हैं, 2 + 1 = 3 है ना। अब इसके लिए कोई प्रूविंग करनी पड़ेगी क्या? हाँ, तो ये चीज़ आपको देखना है। कुछ इस तरह से एग्जाम्स होते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इज इक्वल टू अनदर। अगर मान लीजिए कोई दो चीज़ें हैं और वो किसी एक के बराबर हैं तो वो आपस में बराबर होंगी। मैं आपसे बताता हूँ कि मेरा नाम अमित है और मेरे मित्र का नाम है राजीव। अगर अमित की एज राजीव के बराबर है, ठीक, और राजीव की एज जो है वो बराबर है रहमत की एज की। अमित की एज राजीव के बराबर है और राजीव की एज रहमत के बराबर है, तो क्या अमित की एज रहमत की एज के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यही चीज़ आपकी पहले वाली बात को प्रूव करती है। आप इस चीज़ को देखें कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, वही चीज़ बताई जा रही है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल इटसेल्फ। समझ गए होंगे। अगली बात क्या जा रही है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। अगर बराबर को बराबर से जोड़ा जाए, अब इसी को एज फैक्टर को ही आप देख लीजिए कि यहाँ पे हम एक और कोई बंदा ले लेते हैं, तो एक और बंदा कहीं बाहर क्यों जाना, कहीं दूर क्यों जाना, अपना ही कोई दोस्त ले लेते ना। तो अमित, राजीव, रहमत, रामेंद्र, ये हमारे ये 4 बंदे हैं, कोई पता नहीं कौन है। अब इनके हिसाब से आप देखें कि अगर ये सब आपस में इक्वल एज रखते हैं तो इन दोनों की एजेस को अगर जोड़ दें और इन दोनों की एजेस को अगर जोड़ दें, अब सपोज़ कीजिए कि ये उम्र कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए ये 60 साल के, मैं 60 साल का हूँ, ठीक, तो ये भी 60 के होंगे, ये भी 60 के होंगे, ये भी 60 के होंगे, और इक्वल्स को अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इक्वल्स को जोड़ने पर 120, जो कि इक्वल होगा 120 के। सिंपल सा पोस्टुलेट सिंपल सा एक्सियम है जिसके बारे में सभी लोग जानते हो, लेकिन इसका यूज बहुत है। अगला क्या कह रहा है? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू equals, the remaining या the remainder are equal। तो बराबर को अगर बराबर से घटाओगे, यहां पे देखो 0 बचेगा, यहां पे देखो 0 बचेगा। लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, एक ही एग्जांपल, फिर आप बोर होंगे, गेस पीट जाएगा एग्जाम्पल, इसलिए पूरी तरह से इसको समझिए कि क्या बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम कोई यूनिट ही लेकर चलें और बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ लें। यूनिट हम ये ले रहे हैं कि एक बंदे के पास में 20 हेक्टेयर खेती थी, दूसरे के पास में भी 20 हेक्टेयर खेती थी। इसने 5 हेक्टेयर बेच दी और इसने भी 5 हेक्टेयर बेच दी। तो अब दोनों के पास में जो बचेगी वो कितने कितने हेक्टेयर होगी और क्या वो आपस में बराबर होगी या नहीं होगी? ये आप लोग समझदार हो, यही बात बता रहा है आपका तीसरा एक्सियम, जो कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। ठीक है,
आगे बोला गया है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को दूसरी चीज़ को, अभी यहाँ पे हम एक सरफेस की बात करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में एक बुक है, हम लोग के टाइम पे कॉमिक्स चलती थी बेटा, आप लोग पता नहीं कॉमिक्स से परिचित हो या नहीं हो, कॉमिक बुक है सभी लोग देखे होंगे। तो क्या करते थे कि एक कॉमिक के नीचे दूसरी कॉमिक रख के पूरी तरह से कॉन्साइड हो जाती थी, ऑलमोस्ट साइज सबका बराबर ही होता था। तो एक कॉमिक के नीचे दूसरी कॉमिक रख के छुपा के एक ही दिखा के लेके चले जाते थे है? तो क्या हुआ कि वहाँ पर हम या दुकान वाला ये देख नहीं पाता था कि नीचे कोई दूसरी कॉमिक दबी हुई है। एंड द रीज़न इज थिंग्स विच कॉन्साइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अदर। इनकी जो एक कॉमिक बुक है, दूसरी कॉमिक बुक है, अगर ये सरफेस इसके ऊपर हम रख दें और नीचे वाला सरफेस दिखना बंद हो जाए, इसका मतलब है ये दोनों सरफेस कंप्लीटली इक्वल हैं। ठीक है ना, कॉमिक्स वाला एग्जांपल एक बार उसको ध्यान देना। कोई भी बुक है, उस बुक के ऊपर हमने पूरी तरह से ढक दी, ये वाली बुक हमको पता नहीं चल रही कि नीचे कौन सी बुक है। तो ये और ये सरफेस जो बुक का ऊपरी वाला हिस्सा है, जो हमको ऊपरी सरफेस दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरह से बराबर हैं। ये बात जो है ये चौथा पॉस्टुलेट है। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ना कि पूरा जो होगा वो किसी एक हिस्से से बड़ा ही होगा। हमारा इंडिया है, यूपी उसका एक पार्ट है, लखनऊ उसका एक पार्ट है। तो लखनऊ कहाँ का पार्ट है? यूपी का एक पार्ट है। यूपी कहाँ का है? इंडिया का एक पार्ट है। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। एशिया इस पूरे विश्व का एक पार्ट है। तो जो पूरा विश्व है वो एशिया से बड़ा होगा, एशिया जो है वो इंडिया से बड़ा होगा, इंडिया जो है वो यूपी से बड़ा होगा, यूपी जो है वो लखनऊ से बड़ा होगा। इस चीज़ को सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते और समझते होंगे। वही चीज़ बताया जा रहा है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। 6 पार्ट पे आइए, छठा वाला पार्ट क्या कह रहा है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम कोई भी 2 यूनिट्स ले लें, 60 और 60 2 यूनिट्स हमने ले ली, तो इनके जो ट्वाइसेस होंगे वो भी तो आपस में बराबर होंगे, यही बात बताई जा रही है। या हमने कोई 2 यूनिट्स ले ली 60 और 60, जो इनके आधे आधे होंगे वो भी तो आपस में बराबर होंगे। आप ऐसे कह सकते हो मल्टीप्लाइड बाई 2 बोथ द साइड्स, डिवाइडेड बाई 2 बोथ द साइड्स। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये आपका छठा और सातवां है। छठे और सातवें के हिसाब से ये कुछ एग्जियम्स हैं। एग्जियम्स मैंने पहले ही बताया है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह आप कह सकते हो कि एग्जियम्स क्या हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनको हम आगे चल के थ्योरम्स को, पॉस्टुलेट्स को प्रूव करने में या किसी भी क्वेश्चन को, देखिए रीजनिंग के तरह से क्वेश्चंस को हल करना सिखाया था यूक्लिड ने। तो उस जो हमको रीजनिंग, किसी भी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम उस रीज़न को दें कि ऐसा है तो क्यों है, वो रीजन्स कहाँ से आएंगे? कुछ ऐसे ही एग्जाम्स ऐसे रीजन्स को प्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, जिनकी मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम बात कर लेते हैं पॉस्टुलेट्स की। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉस्टुलेट्स हैं। ये 5 पॉस्टुलेट्स हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड और फोर्थ को तो प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट से शुरू कर देते हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन क्या है? अगर कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट से कहीं पर भी कोई और पॉइंट्स हैं, तो वहाँ तक जो हम खींच सकते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है? ये आपका स्ट्रेट लाइन्स हैं। अगर ये पॉइंट्स एक ही सीध में हैं तो इनकी लंबाइयाँ जो होंगी वो अलग अलग होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने डिज़ाइन बना दिए हैं, ये बराबरी के साइन होते हैं, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, क्योंकि इनकी लोकेशन हमको पता नहीं है कब कौन कहाँ पे है। लेकिन ये जो लाइन आपने खींची है ना, ये लाइन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन्स है। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बात करें, बाकी कोई बात ना करें, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी लाइन है जो कि ड्रॉ की जा सकती है, जो हमने ड्रॉ की है। इसके अलावा कोई और लाइन इन दोनों पॉइंट से होके तो भाई अनंत लाइनें जा सकती हैं। हम कह रहे हैं एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक ये गई,
तो बहुत सारी लाइंस ऐसी पॉसिबल हो सकती हैं जो इस पॉइंट से जाएंगी, जो इस पॉइंट से जाएंगी, इस पॉइंट से भी जाने वाली लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं। इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन केवल एक ही होगी, केवल एक ही होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड वन इज अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, हम इस लाइन को किधर भी बढ़ा सकते हैं और कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं। हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है भाई, इस एल्यूमिनियम वाली पट्टी के उस पार हम नहीं जा सकते, तो कहीं तक भी ले जा सकते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं इनडेफिनेटली, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। थर्ड वन इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, तो आप कहीं पे भी सेंटर लेकर और कितनी भी रेडियस लेकर कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो ना। जैसे पहले वाले और दूसरे वाले पॉस्टुलेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं और यहीं पर हम डिस्कशन का पार्ट रखते हैं। तीसरी बात कि हमको कहीं पर भी सेंटर दे दिया जाए और कितनी भी रेडियस दे दी जाए, हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर लिया, ये रेडियस ली, ड्रॉ कर दिया सर। ये सेंटर लिया, ये रेडियस ली, ड्रॉ कर दिया सर्कल। समझ रहे हैं? तो कहीं पर भी सेंटर लेकर और कितनी भी रेडियस लेकर, या इसी को अगर कॉन्सेंट्रिक रखना है, लीजिए साहब एक और सर्कल, लीजिए एक और सर्कल। तो कितना भी सेंटर लेकर, कहीं पर भी सेंटर लेकर और कितनी भी रेडियस लेकर आप कोई भी सर्कल कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात बताइए जरा, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, कोई भी सेंटर। सेंटर तो एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है ये? सर्कल का सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जो कि इस सर्कल से इक्वी डिस्टेंट होता है हर जगह, और यही डिस्टेंस जो होती है सर्कल से, जो डिस्टेंस आप देख रहे हो सेंटर का, ये हमेशा इक्वल होता है। और यही इक्वल वाला जो डिस्टेंस आप देखते हो ना, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आर फॉर रेडियस के नाम। ऑल द रेडियाई आर इक्वल, ये बात भी आप जानते हो। तो इन सारी बातों को लेकर आप थर्ड पॉस्टुलेट देख सकते हो। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है भाई। राइट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो मतलब बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल साफ मतलब निकल रहा है कि एक वाले ट्राइंगल में या क्वाड्रिलेटरल में या पेंटागन में, किसी भी फिगर में अगर कोई राइट एंगल, या केवल एंगल में ही ट्राइंगल लेके चलता हूँ समझाने के लिए, ये राइट एंगल है। दूसरा मान लो ट्राइंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा बन गया, ट्राइंगल में दूसरा थोड़ा सा बड़ा बनाया और उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज कर दो, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल है ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों के शेप्स में अंतर है, लेकिन जो इस एंगल की बात करें अगर हम इसको नाम दे लें कोई ABC, और इसको मान लीजिए नाम हमने दे दिया DEF, तो ABC और DEF में जो एंगल B है और जो एंगल E है, ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये आप कह सकते हो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल का मतलब ही होता है वो एंगल जो 90 डिग्री हो, 91 नहीं, 89 नहीं, एग्जैक्टली 90 होगा तब वो इक्वल, तभी वो राइट एंगल होगा। और राइट एंगल चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो 90 डिग्री का ही होगा, यानी कि हमेशा इक्वल होगा। ये भी बात क्लियर हो गई। सबसे बड़ा जो आप देख पा रहे थे वो पांचवा वाला, मैंने कहा था तीसरे और चौथे को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने लिख के आपको दिखा दिया है। पांचवें वाले को बेसिकली हमें बहुत ही ध्यान से समझना और जानना है। बहुत ही बढ़िया पॉस्टुलेट है, इसको देखिए और जानिए क्या है ये। क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझें हम, और उसके बाद में आते हैं कि हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू मैंने 2 बार लिख दिया, 2 लिखते लिखते 2 हो गया। If a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, एक right angle 90 डिग्री का, तो 2 right angles का मतलब हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोई 2 लाइन्स हैं, उन पर कोई एक लाइन इस तरह से
ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू, तो इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू, इन दोनों पर ये लाइन आई और यहाँ पर जो एंगल मिला है इन दोनों एंगल्स का सम अगर क्या है, छोटा है, किससे, दो राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से छोटा है अगर इनका सम, जैसा कि आप देख रहे हो दो 180 डिग्री, दो राइट एंगल से छोटा सम दिखाई दे रहा है, टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स। तो जिधर की तरफ, एक तरफ अगर कम है तो दूसरी तरफ ज़्यादा भी होगा, ये भी जान लीजिए कि इधर वाला सम अगर दो राइट एंगल्स से कम है तो इधर वाला सम दो राइट एंगल्स से ज़्यादा होगा। तो जिधर ये दो राइट एंगल्स से कम है उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं इनडेफिनेटली तो इनकी मुलाकात आगे जाके किसी न किसी पॉइंट पर हो जाएगी, ये बात आपको बताया जा रहा है। और अगर इनको आगे बढ़ाते हो तो इनकी मुलाकात नहीं होगी, जैसा कि आप इस फिगर में बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। तो इस पोस्टुलेट नंबर 5 का मतलब भी बहुत ही कायदे से समझ लीजिए, टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से छोटा सम जहाँ पे आ रहा होगा, इंटीरियर एंगल्स के सम के बारे में बात की है बेटा, इस बात को भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे इसने बात किसकी की है, इंटीरियर एंगल्स की। ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, सेम साइड एक ही तरफ जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उधर वाले को आगे बढ़ाने पर उनकी मुलाकात होगी, दूसरी तरफ वाले को बढ़ाने पर मुलाकात नहीं होगी। ये भी एक जनरल सी ही बात है जो कि बहुत ही कायदे से आपको समझ में आ रही होगी। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हमने आपके सामने रख दिया है। अब हम लोग कल की क्लास में मुलाकात करेंगे और शुरू करेंगे आपकी जो दोनों एक्सरसाइजेस हैं। इस इंट्रोडक्शन को बहुत ही कायदे से देख लीजिए, जान लीजिए, और मेरी सलाह ये है कि कम से कम NCERT में जितना भी कुछ थ्योरी के रूप में दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लें, आपकी ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू।